अब ये रिकॉर्डिंग जो है ना स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल करना है। तो ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो सेकंड चीज चाहिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहिए वैम सर्वर। तो वैम सर्वर के ऊपर चले जाए। वैम सर्वर डाउनलोड भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आपको दो चीजें हैं। जैसे webserver.com के ऊपर आप जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा वेब सर्वर। वेब सर्वर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही चीज देख लेते हैं कि हम जो बात कर रहे थे विजुअल स्टूडियो, तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम चीजों को डेवलप करेंगे, तो ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर हमारे पास होस्टिंग सर्वर है। ठीक है, जैसे ये जो भी दिखा रहा है, आप डाउनलोड्स के ऊपर चले जाए तो वहां से आप इसके अंदर जो है ना इजीली जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैम सर्वर जो है ना 3.2.0 जो है ना आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये है, यानी विंडोज आपके पास होनी चाहिए 10 या 8 जो है ना एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो वहां उस वक्त आप अच्छा, वैसे मेरा ओपिनियन ये है कि 7 आप यूज ना करें, क्योंकि आगे चल के हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करेंगे, node.js करेंगे, वही मसला करेगा। तो आप लेटेस्ट जो विंडोज है, विंडोज 10 मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको यूज करें और उसके अंदर वैम सर्वर आप इंस्टॉल करें। तो वैम सर्वर क्या है? वैम सर्वर आपका होस्टिंग सर्वर है। आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो क्लास को लेके चल रहे हैं, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि फिर यार किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, होता ही है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट की बात कर लेता हूँ connectivity.com की। तो ये क्या डोमेन नेम है? ये क्या डोमेन है? ये डोमेन नेम हम किसी भी इंटरनेशनल बॉडी से जो है ना वो खरीदते हैं, और उसको फिर हम किसी भी सर्वर के ऊपर जो है वो होस्ट करते हैं। क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। अब उस होस्टिंग सर्वर को हम अपने पीसी को भी बना सकते हैं। अच्छा, अभी मैं फिलहाल जो है ना क्लास कर देते हैं सब लोगों को, तो रहेगी। ठीक है, अभी जना आप लोग वैसे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्लास चल रही है। मैं किसी को फोर्सफुली म्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो ओवरऑल जो है सबको डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस वजह से मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे वैम सर्वर की। वैम सर्वर आपका लोकल होस्टिंग सर्वर, जिस तरह होस्टिंग सर्वर खरीदते हैं ना, जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी जब कोई रिक्वेस्ट आती है किसी डोमेन नेम से, तो आपकी वेबसाइट के पेजेस को वो आपको शो कर देता है कि भाई आपका वेबसाइट का पेज है। अब वेबसाइट का एक स्टार्टिंग पेज होता है जो इनिशियली आपको नजर आता है, जैसे हम तो यहाँ लिख रहे हैं connectteacher.com। अब इसका स्टार्टिंग पेज क्या है? अगर ये PHP की साइड है तो इस पे होगा index.php, इसका स्टार्टिंग पेज। ठीक है, शो नहीं हो रही। अब हो रही है स्क्रीन शो? माइक खोल सकते हैं हम, मैं आप चैट पे जवाब देते हैं। जी हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, तो शायद नया ज्वाइन किया होगा ना, नजर नहीं आ रही। तो ये जो है ना बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग पेज है ना वो ये होता है index.php। अगर HTML की साइड हो तो उसका स्टार्टिंग पेज क्या होगा? index.html। अगर जो है हमारे पास ASP.NET की साइड है तो उसका स्टार्टिंग पेज क्या होगा आपके पास? default.aspx। तो स्टार्टिंग पेज क्या होता है? जो कि आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की कि वेबसाइट के लिए जरूरी है एक होस्टिंग सर्वर जहां पर वेबसाइट को रखा जाता है, दूसरा डोमेन नेम। ठीक है, अभी हम क्योंकि किसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो है नहीं कि हम उसको बाहर से एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, हम खुद ही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट को एक लोकल होस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। जैसे अभी मैंने आपकी प्रीरेक्विजिट्स के अंदर आपको बता दिया कि आपको दो चीजें चाहिए, एक विजुअल स्टूडियो कोड जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा वेब सर्वर जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद
आप जो है आप उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? वैम सर्वर 64 यहाँ नज़र आ रहा है आपको। होपफुली सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि मैंने अपना कंप्यूटर जो है ना वो शेयर किया हुआ है। इसके अलावा ऑल्सो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो वैम सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वैम सर्वर जब स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होता है ट्रे में। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये शो करता है कि वैम सर्वर स्टार्ट हो गया। अब जो हमारी वेबसाइट होती है वो कहाँ रखते हैं हम लोग? वो हम लोग रखते हैं www डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा, क्योंकि क्लास चल रही है तो सब लोग अपना माइक जो है ना वो बंद करें। मुझे बंद करना पड़ रहा है। ये सब लोगों को डिस्टर्बेंस होगी ना। खोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में, लेकिन ये है कि फिलहाल बंद करें। तो वैम सर्वर के अंदर हम जो यानी आपने ये दोनों चीजें इंस्टॉल कर ली, आप उसके बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हो। अब आपने अपनी जो वेबसाइट रखनी है कहाँ रखनी है? www डायरेक्टरी के अंदर रखनी है। तो www डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे और अपना वेबसाइट का फोल्डर यहाँ क्रिएट करेंगे। अब फोल्डर तो क्रिएट करना आता है सब लोगों को। इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ फोल्डर बना लेंगे, ठीक है? तो मैंने इसको नाम दे दिया माई PHP फर्स्ट साइट। मैं नाम इतना बड़ा इसलिए दे रहा हूँ, ये ना कि मेरे बहुत सारी साइटें बनेंगी ना। माई PHP फर्स्ट साइट। अब ये फोल्डर मेरे पास बन गया। अब इसके अंदर जो भी मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा वो मेरे पास वेबसाइट के ऊपर शो होगा। बस आपको ये करना है, www डायरेक्टरी के अंदर पहला स्टेप यही परफॉर्म करना है। ये माई PHP फर्स्ट साइट आपने फोल्डर एक बना दिया। अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं सब लोगों के लिए। पहली चीज कि डोमेन नेम क्या होता है, दूसरी चीज कि होस्टिंग सर्वर क्या होता है, तीसरी चीज कि वेबसाइट जो बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? www डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे मुझसे। किसी को क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं अब वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होती है। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, मैंने अभी आपको एड्रेस दिखाया था। इसके अलावा ये है कि ये वीडियो जो है आज की भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देंगे, यानी connectteacher.com के ऊपर रख देंगे। तो आपको PHP टैब के अंदर माय न्यू फर्स्ट क्लास के नाम से ये मिल जाएगी, या आज की डेट आप देख लेंगे तो उसमें जो आपको वीडियो है वो मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमने इसको लॉगिन बेस नहीं किया है तो सब लोगों के लिए अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप यहाँ पर जाएंगे, फाइल के अंदर ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक है? यानी पहला स्टेप आपको ये परफॉर्म करना है ओपन फोल्डर का, और ओपन फोल्डर करके आपने माई PHP फर्स्ट साइट का फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। ये फोल्डर आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ मुझे एक फाइल बनानी है। फाइल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर न्यू फाइल। देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट ले रहे हैं HTML से, लेकिन हमें HTML से कभी भी कोई पूरी साइट नहीं बनती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब चीजों को साथ लेके चलेंगे, यानी PHP भी लेंगे, HTML भी लेंगे, CSS भी लेंगे, जावास्क्रिप्ट भी लेंगे, MySQL भी इसके अंदर आ जाएगी। सब चीजें साथ लेके चलेंगे, कंप्लीट वेबसाइट बनेगी। ठीक है, यही हमारा टारगेट होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम HTML से ले रहे हैं। तो हमारा जो पहला स्टार्टिंग पेज होता है HTML का, जो कि वेबसाइट चलाने के लिए जरूरी होता है, तो वो हम बनाएंगे index.html। index.html। तो ये हमने index.html का एक पेज बना दिया। अब आपको ये यहाँ पर देखें कोड इसका नजर आ रहा है, जो यहाँ पर हम कोड राइट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? ये HTML जो है ना वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। जो टैग इसमें ओपन होता है वो लाजमी क्लोज होता है। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, इससे ज्यादा कम बेसिक हो नहीं सकती। तो HTML का टैग किस तरीके से बनाते हैं? हम यहाँ पर HTML लिखेंगे, ठीक है? इसका क्लोजिंग टैग आपके पास आ गया। अच्छा, ये आपकी हेल्प करेगा। विजुअल स्टूडियो कोड का फायदा ये है कि आपको ये जावास्क्रिप्टिंग में, CSS में, रिएक्ट में, आपके पास हर चीज में आपकी हेल्प करेगा। उसको कंपाइलेशन में, PHP में, सब में आपकी हेल्प करेगा। अब HTML के अंदर आपके पास 2 सेक्शन होते हैं आपके पास। एक सेक्शन होता है हेड का और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी का, ठीक है? हेड में हम अपनी जावास्क्रिप्टिंग, CSS वगैरह सब चीजें राइट करते हैं, जबकि बॉडी के अंदर आपका मेन कंटेंट जो है वो राइट होता है।
ठीक है? अब यहाँ लिखेंगे बॉडी। अब देखिए मैंने जस्ट एक बॉडी बनाना है, ये क्लोजिंग टैग खुद बना देगा इसका। ओके? अब बॉडी के अंदर आपके पास एचटीएमएल के टैग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे h1 हम हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया माय पीएचपी फर्स्ट क्लास, ये मेरे पास हेडिंग आ जाएगी, थोड़ी-सी बड़ी होके हेडिंग के तौर पे। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट जो है इसी तरीके से हम कोई हेडिंग 2 जो है ना वहाँ यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक जिनको पहले से नॉलेज है वो थोड़ा-सा जो है ना इसको वो बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें कवर करेंगे। आज ही हम पीएचपी भी स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम साथ लेके ही चलेंगे। अगर हम क्लास 2-3 की बात करें तो उसमें हम मायसीक्वल की तरफ भी आ जाएँगे और उसमें डेटा टेबल की तरफ भी आ जाएँगे। तो फुल फ्लेज एक वेबसाइट बनानी है। इसमें बेसिक-बेसिक पे हम जो है ना खाली काम नहीं खत्म करने वाले। तो अब यहाँ पर आज का जो टारगेट है वो हमारा कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर एक डिज़ाइन करना है मुझे, ठीक है? उसके लिए मैंने हेडिंग 2 थोड़ी-सी छोटी जो है हेडिंग वो हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद मुझे बनाना है एक टेबल जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूँगा। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एचटीएमएल ही का फॉर्म का एलिमेंट। तो फॉर्म क्या होता है जिसके नाम से ही ज़ाहिर है, तो फॉर्म बनाएगा। तो फॉर्म मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर ये ओपन टैग है, क्लोजिंग टैग हम तो फॉर्म के अंदर थोड़ा-सा मुझे एक टैबुलर डिज़ाइन एक डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मैं बनाऊँगा टेबल। तो टेबल हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो टेबल जो है ना हमारे पास ओपन है, क्लोज़ है, फिर यहाँ पर रॉज़ होती हैं। टेबल में क्या होती है? रॉज़ होती हैं, ठीक है? रॉज़ के अंदर क्या होता है? कॉलम होते हैं। कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं टीडी। तो ये एक कॉलम मैंने बना दिया, इस तरीके से दूसरा कॉलम मैंने बना दिया। इसी तरीके से अच्छा देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पर HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप ये तो टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, लेकिन बेसिक आपको आनी चाहिए। क्योंकि उसका कस्टमाइज़ भी करना है, चेंज भी करना है, तो HTML तो आनी चाहिए ना, तो इसलिए HTML तो आपको कवर करवाएँगे कि आप उनको कस्टमाइज़ कर सकें, सही है? तो इस वजह से हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें टेम्पलेट बेस्ड वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन फुल फ्लैश डिज़ाइनिंग जो है ना वो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग पेज टेम्पलेट को ही जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब ये मैंने टीडी बना दिया, ये 3 कॉलम इसके अंदर बन गया। अब दूसरी रो मुझे बनानी है किसको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी इसको करेंगे और इसको यहाँ से हम कंट्रोल वी कर देंगे, तो दूसरी रो बन जाएगी, फिर कंट्रोल वी कर देंगे, तीसरी रो बन जाएगी, फिर कंट्रोल वी कर देंगे, चौथी रो। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना कॉलम के ऊपर हम एक हेडिंग देने वाले हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर की एक हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? इनपुट लेना है। अच्छा ये सब कुछ अभी मैं पीएचपी नहीं कवर करवा रहा, ये सब कुछ एचटीएमएल है, एचटीएमएल पढ़ा रहा है। इनपुट लेने के लिए नाम से ही ज़ाहिर है इनपुट का टैग जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है? इनपुट आ जाएगा। अब इनपुट के अंदर हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है इसकी टाइप इनपुट बहुत सारी चीज़ें होती है। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा, कॉमा बॉक्स होगा, चेक बॉक्स होगा, बटन होगा, सब कुछ इनपुट है। उसकी टाइप मुझे बतानी है। तो टाइप हम यहाँ बताएँगे और टाइप के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे कि इस वक़्त हम बना रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा इनपुट लेने के लिए जो पहली शर्त है, क्योंकि मैं इसको पीएचपी में यूज़ करने वाला हूँ, वो ये इसको नाम लाज़मी देना है, तो नेम देंगे इसको, नेम इसको असाइन करेंगे क्योंकि अगर इनपुट का नाम नहीं देंगे तो इनपुट नहीं होगा, सही है? इसी तरीके से बल्कि हमें इस टीआर को कॉपी करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर कुछ काम तो हमारे पास हो गया ना। कंट्रोल सी इसी को हम कंट्रोल वी कर देते हैं। इसी को यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर दिया। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर ऑपरेटर, ठीक है? अब इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया। अतः इतनी डिजाइनिंग काफी है अभी फिलहाल हमें अगर पेज को शो करने के लिए तो हम इसको रन करके देखते हैं, वेबसाइट पे चला के देखते हैं, ये हमें वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। क्योंकि ये एक एचटीएमएल का पेज है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सर्वर से मैं रन करूं, ये डायरेक्ट फोल्डर से भी रन हो सकती है। तो फोल्डर से अगर मुझे रन करना हो तो अब यहाँ जाएंगे www डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर माय पीएचपी साइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसको डबल क्लिक कर दो तो ये आपको रन हो जाएगी।
अभी देखिए आपके पास आ गया माय पीएचपी फर्स्ट क्लास कैलकुलेटर, इसमें ये आपसे इनपुट मांग रहा है। अब इसमें कोई भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो ये आपके पास जो है सबमिशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं इसको फुल फ्लैश एक एप्लीकेशन की तरफ चाह रहा हूँ, मैं सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या होगा कि मैं इसको सर्वर से रन करूँगा। सर्वर से कैसे रन करेंगे? सर्वर से रन करने के लिए आप सबसे पहले अगर यहाँ जाएँगे लोकल होस्ट के ऊपर, बिल्कुल ये बेसिक स्टेप्स हैं, हमें आने चाहिए, दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे, दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो फ़ोल्डर था, उसका नाम था माय पीएचपी फर्स्ट साइट। ये अच्छा ये प्रोजेक्ट्स में तो आ रहा है आपके पास वर्चुअल होस्ट में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है वर्चुअल होस्ट समझ लें आपका डोमेन नेम। इसको नेम नहीं मिला अभी तक। तो जब तक इसको नेम नहीं मिलेगा ना, तो ये वेबसाइट रन नहीं हो सकती। यानी ये सर्वर साइड एप्लीकेशन नहीं बनी अभी। यहाँ से चला के देखते हैं, वैसे एरर तो आ रही है। देखिए चलाया मैंने इसको, तो ये नहीं चलेगी। यानी क्लाइंट साइड वाला काम तो इसको हो गया, लेकिन सर्वर साइड एप्लीकेशन अभी नहीं बनी। फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मुझे इसका वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना होगा। वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने के लिए आप जाएँगे इसके ऊपर, इसके फिज़िकल पाथ को एक्सेस करेंगे, यानी www डायरेक्टरी को जाएँगे। अब वीडियो बनाने का आपको फ़ायदा यही है ना कि आप इस वीडियो को 10 दफ़ा देख सकते हैं। इसकी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी कोई मसला होगा तो आपको ग्रुप बन जाएगा, आप व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको मैसेज का जवाब देंगे। और ये होता है कि हम क्लास से पहले हम उनकी ज़्यादा स्टूडेंट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पुरानी क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कंप्यूटर में भी जाके देख लेंगे, आपकी स्क्रीन शेयर कर लेंगे, ठीक है? माय पीएचपी फर्स्ट साइट का जो फिजिकल पाथ है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे इसको। ठीक है, ये फिजिकल पाथ आपको देना है वर्चुअल होस्ट बनाते वक़्त। अब उसके बाद वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पर आ जाते हैं ऐड अ वर्चुअल होस्ट। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर वर्चुअल होस्ट का नाम देना है और कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ हमने कॉपी किया हुआ था वो मेरे यहाँ रहती है। उसके बाद इसको मैं नाम दे दूंगा माय पीएचपी फर्स्ट साइट। माय पीएचपी फर्स्ट साइट इसको स्टार्ट कर दो। तो ये आपका वर्चुअल होस्ट बन गया। लेकिन ये वर्चुअल होस्ट जो है ना स्टिल वर्किंग में नहीं होगा। इसको स्टिल वर्किंग में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वैम सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। अब जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वेब सर्वर जब ग्रीन हो गया तो रीस्टार्ट हो जाएगा और जब ग्रीन हो जाएगा, तो फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये वर्चुअल होस्ट की डायरेक्टरी में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जाएँ, तो आपको नीचे नज़र आ रहा है माय पीएचपी फर्स्ट साइट। अब आप इसको अगर चलाएँगे तो ये आपको पेज नज़र आ रहा है। अब ये सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए बन गया और इसके अंदर हम पीएचपी भी राइट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया, वो प्लीज़ जो है ना मुझे बताएँ, वरना मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि सबको समझ में आ गया। किसी ने भी नहीं बोला, तो इसका मतलब ये है कि सबको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आएँगे दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, यानी डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास ये है और आउटपुट के लिए हम वैम सर्वर को यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पर इसके अंदर मुझे एक सबमिट का बटन भी देना था जो हमने नहीं दिया। तो सबमिट का बटन देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट। इनपुट जो है ना, समझ लें आपके लिए इनपुट वाली चीज़ है। इसकी टाइप हम देंगे, टाइप हमने इसको दे दिया सबमिट, यानी सबमिट का मतलब ये सबमिट करेगा। ठीक है? यानी आपकी जो प्रोसेसिंग है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये सबमिट करेगा और इसको वैल्यू हम असाइन कर देंगे। यानी इसको हमने वैल्यू जो है वो दे दी सबमिट। तो ये आपके पास एक सबमिट का बटन बन गया। ठीक है? इसको सेव करते हैं और इसको हम अब वहाँ पर जस्ट मुझे रिफ्रेश करके देखना होगा कि ये चला या नहीं चला, तो ये आपको वहाँ दिखा रहा होगा। इसको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर लिखें लोकल होस्ट और ये आपको नीचे आ जाएगा इसके साथ माय पीएचपी फर्स्ट साइट। ये आ गया, ठीक है? सबमिट का बटन भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं देता हूँ 67 H9 प्लस और सबमिट का मैं बटन दे रहा हूँ। तो ये यूआरएल के ऊपर आपको इनपुट नज़र आ रहा है।
अब इस इनपुट को मुझे रिसीव करना है, इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो ये एचटीएमएल का काम नहीं है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के अंदर भी यही बात की थी कि हम एक फुल स्टैक डेवलपर बनाना चाहते हैं। यानी आपको सारे काम आते हैं। अब एचटीएमएल जिसको आती है वो सिर्फ इतना कर सकता है, इसकी सर्वर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। फिर इसी तरीके से अगर मुझे कोई डेटाबेस से कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ सर्च करवानी है, तो फिर वो जिसको डेटाबेस आती है वो कर सकता है। फिर इसी तरीके से अगर हम कोई जो है ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जिसको एमवीसी आती है वो कर सकता है। फिर अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो रिएक्ट जिसको आती है वो करेगा। ठीक है? तो सब चीज़ें आनी चाहिए, कहने का मकसद ये है। तो वही हम एक फुल फ्लैश एक एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं पीएचपी की तरफ। इसको रिसीव कैसे करेंगे इस इनपुट को और उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? जैसे हम एक रिजल्ट को अचीव कर सकें, क्योंकि एचटीएमएल की पावर सिर्फ इतनी थी कि वो इनपुट देके उसको सबमिट कर सकता है, प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग करने के लिए आप जो है क्या यूज़ करेंगे आप पीएचपी यूज़ करेंगे। और पीएचपी यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका जो नाम जो है ना, इसका एक्सटेंशन जो है ना वो चेंज करना होगा और उसको हम रीनेम कर देंगे, इसको हम करेंगे index.php। अब हम आ जाते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ। अब देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ये बेसिक चीज़ें अगर सीख लेते हैं, जैसे हम ये कहते हैं भाई शुरू की 3-4 क्लासेस आप सीख लो बस, तो आप पूरा पीएचपी समझ लोगे। यानी आपको मुझे 3-4 क्लासेस समझानी है, तो आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना लोगे। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आई तो आपको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं बार-बार पूछता हूँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है? तो पीएचपी जहाँ पर भी हमें लिखनी होती है तो सबसे पहले हम उसका क्या बनाते हैं? पीएचपी का ब्लॉक बनाते हैं। पीएचपी का ब्लॉक कैसे बनाते हैं? हम अभी टॉप ऑफ द पेज बना रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं। क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस। तो ये पीएचपी का ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर मैं पीएचपी राइट कर सकता हूँ। पीएचपी के अंदर अगर मुझे कोई डाटा स्टोर करना हो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि मुझे इसके लिए एक कंटेनर चाहिए, मेमोरी वेरिएबल चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, जहाँ मैं डाटा को स्टोर कर सकूँ। तो कैसे बनाते हैं? डॉलर $a ये $x में नाम देता हूँ, $x इज़ इक्वल टू 24। इसका मतलब ये होगा कि मैंने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना दिया x, जिसके अंदर मैंने 24 को स्टोर कर दिया। सेमीकोलन लाज़मी है पीएचपी के लिए, यानी जहाँ पर बात कंप्लीट हो गई वहां पर सेमीकोलन लाजमी आएगा। सही है? नेक्स्ट आप कोई और वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मैंने मी कहा सर। $y। जी कुछ कह रहे हैं सर बासत? हाँ बोले। यस सर। सर ये डॉलर पीएचपी के थ्रू हम इस्तेमाल यूज करेंगे, अगर पॉइंटर यूज नहीं करते किसी को एड्रेस करने के? नहीं नहीं, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, आप इसको मिक्स नहीं करें। आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया जी सीखने सर। को मिलने वाला है। तो इसमें हमें करना ये है कि जो कुछ मैं अभी कवर करवा रहा हूँ वो एज इट इज आप समझ लें, हम इसको जी किसी तरीके से पॉइंटर से किसी और चीज से लिंक नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मेमोरी वेरिएबल होते हैं ना, जो डेटा टाइप्स होती हैं वो नहीं होती। जैसे एक्स है, उसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर हो गया जी सर। और वेरिएबल बनाने के लिए जी डॉलर यूज करते हैं। ये सिंटैक्स है। एक्स तो एज ए वेरिएबल हाँ, एक्स वेरिएबल है। ठीक है? सिंटैक्स है सर। अब ये सिंटैक्स है, इसको ये हम आपको ऐसे ही वेरिएबल सीख रहा है। इसको हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। नहीं, जी देखिए सर। इसके अंदर हर लैंग्वेज का मसला ये होता है कि उसका सिंटैक्स सीखना होता है। अभी मैं आपको सिंटैक्स सिखा रहा हूँ और ये आपके पास समझ लें कि जी सर। बेसिक फाउंडेशन है। यानी बेसिक फाउंडेशन में वेरिएबल आता है। तो वेरिएबल के अंदर हम जी जो सर। डिक्लेयर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अगर मैं इसी के अंदर y जो है वो इस तरीके से डिक्लेयर कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन यस सर, अभी हम इसको करेगा, नंबर स्ट्रिंग ही हो बना जाएगा। रहे हैं, तो मैंने उसको दिया 89। जी सर। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं कोई z के अंदर जो है वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके अंदर मैंने ऑपरेटर को स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको दे दिया प्लस। सेमीकोलन लाजमी लगाना। तो कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करनी है तो हम इसके लिए दे देंगे $r इज इक्वल टू $x प्लस $y। तो ये करेगा ये कि x और y की जो वैल्यू है उसको उठाएगा और यहाँ पर दे देगा। फिर उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम सिंपल सा सिंटैक्स है प्रिंट, उसको यूज करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ दे देंगे इसको प्रिंट। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आपको जो है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर आज ही मिल जाएगी। ठीक है? पीएचपी के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो पीएचपी फर्स्ट क्लास 10
फरवरी के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आप ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर वॉच कर सकते हैं। हाँ, मुस्तफा पूछे। नहीं नहीं सर, बस मैं यही इन्फॉर्म चाह बिल्कुल। रहा था, ये मैं भाई को जवाब देना चाह रहा था कि जो है मतलब सब रिकॉर्डिंग मिले, एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो शेयर कर लेंगे सब। हाँ, तो वो तो मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा ना, वहीं से सब लोग व्यू कर लेंगे connectteacher.com के ऊपर। ठीक है। अच्छा, प्रिंट कर रहे हैं ना, तो प्रिंट के अंदर आप जो है कोई वैल्यू जो है इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे $R, तो इसकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सही है, इसकी वैल्यू एज इट इज ये प्रिंट हो गई। अब इसको हम चला के देखते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। ऑल्दो इसके अंदर अभी मैंने यूआरएल से जो इनपुट आ रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है उसको रिसीव नहीं किया, मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज को लिया है और उसको बेसिक सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि वो चीज चल रही है कि नहीं चल रही। इसका मतलब यह है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो पहली वेबसाइट है या पहला जो कोड है हमारा, वो किस हद तक चल रहा है। तो ये देखिए 113 आपको टॉप ऑफ द पेज नजर आ रहा है, यानी इसने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया, आपका पहला पीएचपी का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसमें कोई सिंटैक्स होता तो ये एरर दिखा रहा होता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट जो है यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएचपी जो है ना वो एक इनलाइन लैंग्वेज है। इनलाइन का मतलब ये होता है जहां पर हम एचटीएमएल लिखेंगे वहां हम पीएचपी लिखेंगे। ये कोई और लैंग्वेज नहीं है, सी शार्प या सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं है जिसको हम अलग से लिखते हैं। कोड बिहाइंड टेक्नोलॉजी वहां पे यूज करते हैं। यहाँ पर तो हम मिक्स लिखते हैं। अब मिक्स के लिए ये मुझे एक रिजल्ट जो है नीचे बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक टीआर और बना देता हूँ। टीआर जो चल रहा है मेरे पास टेबल रॉ, कंट्रोल सी किया मैंने और उसके अंदर मैंने कंट्रोल वी कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया रिजल्ट। यानी ये तो टेक्स्ट हो गया ना सिंपल, ये हो गया आपके पास टैक्स। इस रिजल्ट की जो वैल्यू है मेरे पास वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ लिखना है रिजल्ट पीएचपी का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पीएचपी का ब्लॉक बनाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जहां पर आपको पीएचपी लिखनी है, चाहे उसकी एक लाइन लिखनी है, कैलकुलेशन ऊपर परफॉर्म हो रही है, रिजल्ट मुझे नीचे प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पर पीएचपी का ब्लॉक चाहिए। फिर यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर दिया। चाहे प्रिंट जो है स्मॉल में ही लिखना है। पीएचपी जो है ना वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्मॉल का मतलब स्मॉल है, कैपिटल का मतलब कैपिटल, कैपिटल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे प्रिंट, इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसको देंगे $R। ये प्रिंट अब यहाँ हो जाएगा। सेव करते हैं, चला के देखते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास नीचे जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन हम तो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूं उसकी कैलकुलेशन हो। ठीक है, ये तो अभी हार्ड कोड वैल्यूज की कैलकुलेशन हो रही है, तो हम आ जाते हैं अब कुछ और फर्दर चीजों की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक जो चीजें हमने बेसिक फाउंडेशन एक बनाई है पीएचपी की, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि पीएचपी का ब्लॉक कैसे बनता है, पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, पीएचपी में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये सबको समझ में आ गया है कि नहीं आया। जिसके समझ में नहीं आया सिर्फ वो क्वेश्चन करें। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो उसका सबको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यूआरएल से डाटा को रिसीव करेंगे। यूआरएल से डाटा को रिसीव करने के लिए हमारे पास 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि फॉर्म का बना होना, जैसे हमने यहाँ फॉर्म बनाया है। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड पूरी लाइन दिखा रहा है कि फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनपुट का होना, इनपुट टेक्स्ट फील्ड हमने बनाएंगे, उसको वेरिएबल बनाना, उसका नाम देना, जैसे इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने ओ नाम दिया। तो यूआरएल से जो हम डाटा को रिसीव करेंगे या टेक्स्ट बॉक्स से जो हम डाटा को रिसीव करेंगे, इन वेरिएबल के ऊपर से करेंगे। तो इनको रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे $_get। ठीक है, और गेट के अंदर हम जैसे कैपिटल में आया, अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यानी टेक्स्ट फील्ड का जो नाम है वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसी तरह से y के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है
बी के अंदर हम उसको यूज करेंगे, यानी डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसको हम दे देंगे बी। इसी तरीके से ऑपरेटर की जो वैल्यू आ रही है उसको हम यूज कर देंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसको हम दे देंगे बी ओ। अब मैं कैलकुलेशन इसकी दोबारा परफॉर्म करता हूं, तो जो हम इनपुट दे रहे होंगे वो कैलकुलेशन हमें परफॉर्म हो रही होगी। कि प्रिंट मुझे ऊपर नहीं चाहिए कि उसको नीचे जो है ना वो प्रिंट कर चुका हूं। सही है, उसको सेव करते हैं, उसको चलाकर देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसकी वैल्यू दी 88 और 99 और उसको प्लस करना है। अभी हम उसकी तरफ भी आएंगे कि चेकिंग कैसे करेंगे ऑपरेटर की। 187, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर 92 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यहाँ वर्क नहीं करेगा, ये 92 दिखा रहा है। रीजन ये है कि हमने हार्ड कोड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंडीशन कैसे चेक करते हैं और उसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज है, बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो वेरिएबल आता है। दूसरी चीज आती है आपके पास इफ देन एल्स, यानी कंडीशन चेकिंग। उसकी तरफ हम आते हैं तो कंडीशन या ऑपरेटर जो है मेरे पास इस वक्त जेड में आ रहा है, जो कि ओ टेक्स्ट फील्ड की मदद से आ रहा है। इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ यूज करूंगा इफ को यूज करने के लिए आप स्मॉल यूज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल नहीं हो सकता। इसके बाद ब्रैकेट आएगा। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में यही सिंटैक्स इस तरह से यूज होता है। डॉलर जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि वैल्यू यहाँ से उठाएगा यहाँ डाल देगा। डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करेगा। यानी इसमें अगर हमें करना है प्लस तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है r इज इक्वल टू x प्लस y। x में क्या फर्स्ट वैल्यू आएगी, y में क्या सेकंड वैल्यू आएगी। अब मुझे सेकंड ऑपरेटर चेक करना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो नीचे खत्म हो रही है। अच्छा कंडीशन चेक करना, इसको हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी किया कंट्रोल C और उसको यहाँ पर हम दे दिए नीचे कंट्रोल V। इंडेंटिंग का मुझे खुद जरा प्रोग्रामिंग में अच्छी लगती है, जैसे हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पर माइनस होगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा उसको और कंडीशन लगा दूंगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जो है अगर हमारे पास डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास ना सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। इसको सेव करते हैं और इसको हम वहां से चलाकर देखते हैं। देखिए आपने मैंने क्या 89 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको मैंने समिट किया तो ये आपके पास आ गया 356, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से इसको माइनस करना हो तो वो भी हम कर देते हैं। 155 माइनस दिखा रहा है आपको बस 5, ठीक है, वर्क कर रहा है। अभी इसके अंदर एक मसला है। मसला ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हो तो ये परफॉर्मेंस वाइज सूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें हर कंडीशन चेक हो रही है। यानी अगर इसको प्लस हमें अगर जाना है जो है प्लस के ऊपर तो प्लस उसको मिल भी जाएगा तब भी माइनस को भी चेक करेगा, मल्टीप्लाई को भी चेक करेगा, डिवाइड को भी चेक करेगा। हम ये चाहते हैं जो कंडीशन उसको मिल जाए वहां से वो एग्जिट कर जाए, फर्दर कंडीशंस चेक ना करे। इसलिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर है वो यूज करते हैं, उसका नाम है एल्स इफ। एल्स इफ में क्या करता है कि आपको पहली कंडीशन मिल गई तो आप दूसरी नहीं चेक करोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरी मिल गई तो तीसरी चेक नहीं करोगे, यानी जहां से आपको जो चीज मिल जाएगी ना वहां से आप उसको चेक नहीं करोगे, बस एग्जिट कर दो।
अच्छा हो सकता है कोई ऐसा ऑपरेटर डाल दे जो मेरे पास लिस्टेड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स की इसमें लास्ट स्टेटमेंट लगाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम दे देते हैं, जो हमें जो एग्जिस्ट नहीं करती उस क्लास में मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया आर को, डॉलर आर इक्वल टू 0। ये सब लोगों के समझ में आया? जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे बताए। सबके समझ में आ गया? अब अगर ये सबके समझ में आ गया तो फिर मैं दूंगा इसमें असाइनमेंट। इसी तरीके से हम एक कंप्लीट कोर्स को लेके चलेंगे और एक प्रोजेक्ट उसके अंदर मैं कवर करूंगा। जैसे मैं ई कॉमर्स का अगर प्रोजेक्ट कवर करूंगा तो आप लोगों को मैं एलएमएस का प्रोजेक्ट दे दूंगा। वैसे मैं अभी जो connectivity.com एक एलएमएस है, वैसा आप भी बना सकते हैं। जॉब पोर्टल आप डिजाइन कर सकते हैं, आप कोई अपनी जो है स्टूडेंसी की साइट बना सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट दे देंगे आपको, टेम्पलेट भी उसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको पैरेलल में लेके चलना है। असाइनमेंट ये है कि भाई आपको करना है, मार्कशीट बनानी है, आपने यूजर से इनपुट लेना है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, और उसको ये बताना है कि उसकी ग्रेड क्या और परसेंटेज क्या है, बस। देखिए असाइनमेंट जो होगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपने प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस होगी। असाइनमेंट कुछ नया होगा। इसी तरीके से जो वेबसाइट मैं बनवाऊंगा वो तो मैं बनवाऊंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, वो कुछ और। अच्छा होगा ये कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसी में से होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जैसे अभी जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसी में से इफ एल्स की कंडीशन और इनपुट लेना है उसके लिए, और कुछ नहीं। तो चला के देखते हैं और फिर उसको फर्दर हम यूज करते हैं। सेव किया, उसको हमने चला के देखा। अभी अगर इसको फ्रंट एंड पे देखें तो हमें एज सच कोई इसके अंदर चेंजिंग्स जो है वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि रीजन उसका यही है कि हमने सिर्फ बैकग्राउंड की जो कैलकुलेशन है वो चेंज, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा इसको इम्प्रूव हमने किया है, वरना फ्रंट एंड पे एज सच कोई चेंज नहीं है। इसका एक और आर्किटेक्चर पीएचपी का हमारे पास जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है वो है स्विच केस। मैं चाह रहा हूँ यार ये पेज मैंने बना लिया तो जरा दूसरा पेज जो है ना थोड़ा सी कोडिंग डिफरेंट करके बना लेते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ इंडेक्स 1, और जब हम स्विच केस का पेज बना रहे हैं उसको इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स 2। ये बस आखिरी आर्किटेक्चर है। इंडेक्स 2 के अंदर हम थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। चेंज ये है कि भाई एक और परफॉर्मेंस वाइज इंप्रूव स्ट्रक्चर है जो कि आगे चलिए हम यूज करेंगे, उसका नाम स्विच केस। स्विच में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑपरेटर देते हैं, यानी कोडिंग बहुत शॉर्ट हो जाती है इसमें। हम उसे देंगे स्विच, स्विच के अंदर आ गया सिर्फ जेड, यानी स्विच किस पे लगाना है, जेड के ऊपर लगाना है, इसकी वैल्यू को चेक करना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, केसेस डिफाइन करते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, स्विच ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, इसमें ब्रैकेट आ रहा है, यानी जहां पर हमको बाउंड्री डिफाइन करनी है वहां पर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्विच के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं। केस है इसके अंदर, जैसे पहला केस है हमारे पास, केस है पहला प्लस, या अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे, यानी अब देखिए हमारे पास वैल्यूज आ रही है जेड में, यानी जेड में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, मुझे उसको चेक करना है। तो हमने पहले चेक किया, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कोडिंग स्टाइल डिफरेंट है, इंप्रूव है। अच्छा इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये, केस के बाद मैंने कॉलन लगाया, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन है कि अगर केस प्लस का होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा आर को एक्स प्लस वाई, ये होगा। और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, यानी यहीं से स्टेटमेंट ब्रेक कर गई, क्योंकि ब्रेक। अब ये हमने एक सैंपल बना लिया, आप ऐसे 10 सैंपल आप इसमें लगा, ये मजीद समझ लेंगे इफ एल्स का इंप्रूव स्ट्रक्चर है। अब दूसरा, इसके अंदर सैंपल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर गए, कॉपी किया कंट्रोल सी, और उसको मैंने नीचे दे दिया कंट्रोल बी, और उसको मैंने दिया अगर माइनस है तो क्या करेगा, इसको माइनस साइन कर देंगे,
और अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब इस स्विच केस का फायदा क्या, परफॉर्मेंस वाइज स्विच केस का हमारे पास फायदा ये है कि अगर मेरे पास 1000 कंडीशन है तो ये डायरेक्ट उसमें जंप करता है बुक के इंडेक्स की तरफ। ये हर पहली कंडीशन को चेक नहीं करेगा, दूसरी को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट ये जंप करेगा मल्टीप्लाई पे, डायरेक्ट ये जंप करेगा माइनस पे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसके अंदर असाइनमेंट बस यही है जो मैंने दिया है, बस इसके बाद जो ना इस क्लास को जो है एंड कर देंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है आपके पास वो मंडे को होगी और जो है 9 बजे के करीब होगी। फिलहाल जो है हम थोड़ा सा पेस अपना स्लो रख रहे हैं कि जो है ना सब लोगों को समझ में आ जाए, किसी को मसला है तो वो हमें बता दें, ठीक है। तो खास तौर पर हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मंडे वाली क्लास ली थी, उनको प्रीवियस क्लास के अंदर कोई मसला हो तो पूछें, बस मैं क्लास में यही तक रखूंगा। सर मुझे मसला आया था, वो मैंने स्क्रीन शेयर भी की थी अपनी, तो मेरा वो कोड फट रहे थे। अच्छा, अभी आप एक काम करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपका मसला हल करता हूँ। सही, ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और वीडियो